नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो जाकर के आप रिविजिट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसे जरूर समझ लीजिएगा। और आज हम समझते हैं अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको जो चीज याद रखनी है वो सिर्फ इतनी है कि जब बाहर से आप किसी चीज को हीट देते हो, जिसको कि Q से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट यानी हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्मा, यानी बाहर से जब किसी चीज को ऊष्मा देते हो तो दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि यानी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि उसी ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित होता है। ठीक है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जो Q है वो क्या हो जाता है? डेल्टा U, विच मीन्स आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, इंटरनल एनर्जी में चेंज, और कुछ भाग वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, और ये बात किसकी की जा रही है? हमने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था, वी आर टॉकिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मागतिकी निकाय। जो भी यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सब का सब ऊष्मागतिकीय निकाय के संबंध में डिस्कशन कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको, हम फॉर्मूले को थोड़ा और फॉर्मुलाइज करते हैं। डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? ऊष्मा और किए गए कार्य के बीच में जो अंतर है उसके बराबर होगी। ये हो गई। और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात की जा रही है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक एग्जाम्पल बताइए। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो एक फुटबॉल है वो भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं। एक विशेष कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद रखना चाहिए। स्पेसिफिक एक तरीके से आप इसे फॉर्मूला समझ सकते हैं जो कई बार पूछ लिया जाता है इन टर्म्स की, हाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि हम वर्क को यानी कार्य को पूरी तरह से ऊर्जा में, ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से वर्क को पूरी तरह से ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है, यानी कि ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, सम पोर्शन, आप कुछ भाग कर पाएंगे। ये पूछा जाता है व्यावहारिक रूप से ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, ये सही स्टेटमेंट है या गलत? तो ये गलत स्टेटमेंट है। व्यावहारिक रूप में ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित हो जाता है, बाकी ऊष्मा वातावरण में चली जाती है। इसीलिए पूरी ऊष्मा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती। भाई वातावरण भी तो है, आपने ऊष्मा निकाली, वो जो ऊष्मा है वातावरण के साथ भी उसका आदान प्रदान होगा जब तक कि निकाय का तापमान बराबर ना हो जाए। इस वजह से पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होती, कुछ ऊष्मा वातावरण में निकल जाती है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर तीन चीजें होती हैं, तापमान यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, और आयतन यानी कि आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। उसके अलावा एक और, इससे पहले कि हम अलग अलग तरीके के थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखें, एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। इसके बारे में कल के जो वीडियो, पुराना जो वीडियो था उस पर भी हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जैसे कि फुटबॉल है,
अगर ये अलग अलग स्टेट से होकर निकलती है, यानी कि कभी इसका प्रेशर कम कर दिया तो इसका साइज कम रह गया, फिर प्रेशर और कम कर दिया और कम रह गया, फिर वापस उतने ही साइज का कर दिया जितना कि स्टार्टिंग में था, तो जितनी इंटरनल एनर्जी यहाँ पर थी उतनी ही इंटरनल एनर्जी जब यहाँ पर फुटबॉल की हो जाती है तो ये कहा जाता है कि उनके बीच जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू है वो क्या है, जीरो है। यानी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है वो जीरो होता है। और इस तरह का प्रोसेस जो कि अलग अलग सीक्वेंस से होता हुआ वापस अपनी ही इनिशियल स्टेट में, अपनी ही प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस अब आप समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं तरह तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला हम ताप स्थिर कर देते हैं, यानी टेम्परेचर स्टेबल कर देते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें कि कितनी भी एक्टिविटीज हो रही हो, उसमें अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है तो ऐसा सिस्टम क्या कहा जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। आइसोथर्मल सिस्टम कहा जाता है, प्रोसेस नहीं, सिस्टम कह सकते हो। समतापी सिस्टम। दूसरा है दाब, यानी आपका प्रेशर स्टेबल है, इसको क्या कहते हैं, आइसोबारिक सिस्टम। जहां पे आपका दाब यानी कि आपका प्रेशर स्थिर है उसे आप आइसोबारिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर स्थिर कर दिया तो आइसोबारिक सिस्टम हो गया। तीसरी चीज क्या होती है, आयतन, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो इसको हम कहते हैं आइसोकोरिक, हिंदी में वही सम आयतनिक। ऐसे सिस्टम को सम आयतनिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। अब हम देखते हैं अगला सिस्टम जिसको हम कहते हैं रुद्धोष्म, हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म, इंग्लिश भी बताऊंगा। हिंदी में रुद्धोष्म कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है, एडियाबेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें निकाय यानी सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच नो हीट ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता सिस्टम से एनवायरनमेंट की ओर। ऊष्मागतिकी सिस्टम से, थर्मोडायनेमिक सिस्टम से ना तो एनवायरनमेंट में कोई ऊष्मा जाती है, ना ही एनवायरनमेंट से कोई ऊष्मा सिस्टम में आती है। कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता दोनों के बीच। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को एडियाबेटिक सिस्टम या रुद्धोष्म, हिंदी में रुद्धोष्म सिस्टम कहते हैं। ये है आपकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशंस आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा और ये याद रखने में कोई परेशान करने वाली चीज भी नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको सही और गलत सिलेक्ट करना पड़ता है या फिर आपको किसी इंसिडेंट की रीजनिंग देनी पड़ती है, तो उस रीजनिंग में 3 या 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो वहां पर इसके बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और लोग फंस जाते हैं, गलत करके आते हैं। इसलिए इस डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके आगे की चीज फिर हम देखेंगे। ठीक है, एक और बचा है आज का टॉपिक, उसको हम कवर कर लेते हैं, पांचवा सिस्टम। ये सिस्टम बेसिकली पांचवा सिस्टम नहीं है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम की बात नहीं हो रही है, ये आपके प्रोसेस की बात हो रही थी, वो ऊपर वाला सिस्टम की बात थी, ये टाइप की बात हो रही है, आइसोथर्मल टाइप, आइसोबारिक, और ये जो ऊपर बात हो रही थी प्रोसेस की बात हो रही थी। ये चारों चीजें ना आपकी क्या हैं, आपके सिस्टम्स हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, ये टाइप्स हैं। और ऊपर क्या थे, प्रोसेस था, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, जो साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस किया, ये प्रोसेस है। उसी तरीके से एक प्रोसेस और हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का प्रोसेस कैसे काम करता है, उसका सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो कि ना तो कार्य करता हो, ठीक है,
विच कैन नॉट वर्क, और साथ में कोई ऊष्मा का स्थानांतरण भी ना करता हो, नो हीट ट्रांसफर। दोनों चीजें जहां पे ना होती हो उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं विलग निकाय। सिस्टम को हिंदी में निकाय कहा जाता है, विलग निकाय। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप याद रखिएगा। और एक चीज और आप याद रखिएगा, जो साइक्लिक प्रोसेस की हमने बात की थी, साइक्लिक प्रोसेस में आपने देखा था कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो जीरो होता है अगर कोई सिस्टम एक स्टेट से होते हुए, कई स्टेट से होते हुए वापस अपनी पुरानी स्टेट में लौट आता है तो। ठीक है, तो इस स्टेट में चाहे कार्य इस पर किया गया हो निकाय पर, या कार्य निकाय के द्वारा किया गया हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप सिस्टम पे काम करें या सिस्टम एनवायरनमेंट पे काम करें, दोनों ही कंडीशंस में इंटरनल एनर्जी पे चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो ही रहेगी। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये याद रखने पर ही जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, उसमें आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए होते हैं और उसमें से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, वहां पर ये चीजें बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो समाप्त करने से पहले एक रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, भाप का इंजन है, भाप इंजन है, बॉयलर में पानी उबल रहा है, बॉयलर में पानी उबलना, उसके अलावा क्या है, आपका जो लिक्विड है उसका इवेपोरेट होना, द्रव का वाष्पन यानी लिक्विड का इवेपोरेशन। ठीक है, उसके अलावा जल का जमना। इन सभी चीजों में कौन सा सिस्टम है, ये कौन से सिस्टम की ओर इशारा करते हैं, या फिर ये किस सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये सारी चीजें। तो अगर आप देखें कि जो भाप इंजन है वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ आपका टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। अगर आप उसमें जाएं, बॉयलर में पानी उबलता है तो वहां पर भी क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉयलर का, और वॉल्यूम भी बढ़ेगा पानी का। क्यों? क्योंकि आपने उसको गर्म करना शुरू किया है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, इतना बढ़ेगा कि गैस बन जाएगा, हवा बन के उड़ जाएगा। द्रव का वाष्पन, यहां पर भी क्या होता है, टेम्परेचर बदल रहा है, वाष्प यानी उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो किस वजह से, आयतन बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ही तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके सतह को छोड़ करके, जो लिक्विड होता है उसकी सरफेस को छोड़ करके एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, मॉलिक्यूल उसका जो है वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ही ऐसा होता है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जल का जमना, जब पानी जमता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, पानी का बढ़ जाता है। ठीक है, तो पानी जमता कब है, जब टेम्परेचर में चेंज हो, यानी टेम्परेचर जब नीचे गिरे। तो हो क्या रहा है, इन सभी एग्जांपल्स में टेम्परेचर और वॉल्यूम, यही दो चीजें बढ़ रही हैं, यानी ये दो चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, यानी ये दो चीजें क्या हैं, वेरिएबल हैं। लेकिन कांस्टेंट क्या है यहां पर, इन सभी एग्जांपल्स में जो चीज कांस्टेंट है वो पता है क्या है, वो है प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोबारिक, यानी हिंदी में समदाबी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े वो किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, वो सब समदाबीय प्रक्रम का उदाहरण है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो जो चीजें हमने समझी हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे जहां पे हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग के पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशंस में, उनको कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा नए टॉपिक के साथ थर्मोडायनेमिक्स में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।